नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर साई अनामिका दिल्ली से। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी दिल्ली के हालात पे, या यूं कहें कि दिल्ली सरकार की, दिल्ली की जनता के प्रति संवेदनहीनता जिस तरह जगजाहिर हो रही है। तो मैं आपके सामने कुछ उदाहरण के द्वारा दिल्ली के मौजूदा हालातों पे अपने दिल की बात आप लोगों से साझा कर रही हूँ। हिंदू धर्म शास्त्रों में बार बार कहा गया है, जब जब पाप और अधर्म की बढ़ोतरी होगी तब तब प्रकृति, या यूं कहें कि स्वयं निराकार ईश्वर स्वयं संतुलन कायम करेंगे। पिछले कुछ सालों से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में बढ़ती विषमताएं, या यूं कहें कि अवसरवादी राजनीति का बढ़ता आकार यहाँ तक आ पहुँचा था कि आम व्यक्ति अपने साये पर भी शक करने लगा था। ऐसी हालत की पराकाष्ठा लगातार बढ़ती सी लग रही थी कि 2020 आया और अपने साथ आते ही कोविड-19 का साया अपने साथ ले आया। इस बीमारी के बढ़ते भय ने इन अवसरवादी, स्वनाम धन्य, बगुला भगत, सत्ताधारी नेताओं के सब्ज बाग भरे हवा महलों को पल भर में धराशायी कर दिया और इनका असली चेहरा देश के सामने उजागर कर दिया। तथा कथित क्रांति, अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, इनकी इस संतान अरविंद केजरीवाल की प्रशासनिक कुशलता उसकी कुछ हालिया हरकतों से जगजाहिर हो गई है। केजरीवाल ने पहले भी कोरोना वायरस के प्रसार संबंधी तथ्यों और आंकड़ों को लेकर गोल गोल बातें की हुई हैं। कोरोना वायरस के कारण जब आंकड़ों की उनकी राजनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई और वह संख्याओं को कम दिखाने के लिए विवश हो गए। अभी के उनके कदमों से ऐसा लगता है कि यह आईआईटीएन संस्थाओं के अपने ही खेल में उलझ गए हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगले चुनाव तक क्रेडिट लेने के लिए उनके पास कोई काम बचेगा ही नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाकी कोई काम भले ही भूल जाएं, दिल्ली वालों से सुझाव लेना नहीं भूलते, लेकिन करते वही हैं जो उनके राजनीतिक आकाओं यानी भाजपा सिरमौर के मुखारविंद से निकलता है। लॉकडाउन के महीने भर बाद अरविंद केजरीवाल को अचानक दिल्ली छोड़ जा रहे मजदूरों, माइग्रेंट वर्कर्स का ख्याल आ गया और मजदूरों की हालत देखकर ऐसा लगने लगा कि सिस्टम फेल हो गया हो। पर सिस्टम किसका था? अचानक मजदूरों का दर्द महसूस क्यों होने लगा? फिर सॉलिसिटर तुषार मेहता और अमन लेखी को दिल्ली दंगों के मामले में पैरवी के लिए नियुक्त करके उन्होंने यह जाहिर भी कर दिया कि उन्हें इस बात से तनिक भी गुरेज नहीं है कि उनको दिल्ली भाजपा की बी टीम समझा जाए। खैर, अभी हम चर्चा एक ऐसी बात पर करेंगे जिसने हमारे देश की अखंडता और संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत देश के नागरिकों के भारतीय भूभाग में निबंध आने जाने के मौलिक अधिकार को ही बाधित कर दिया है। कल तक अखंड भारत के नक्शे के सामने खड़े होकर भारत माता हर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग सत्ता में आने वाले केजरीवाल ने दिल्ली वालों की दिल्ली की सीमा को सील कर दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का इलाज करने के लिए राय मांग ली है। लगता है केजरीवाल से कोरोना संकट यूं ही नहीं संभल रहा है कि वे दिमागी तौर पे विक्षिप्त से हो गए हैं और अदालत की उस फटकार को भूल गए कि उनको दिल्ली वालों के साथ भेदभाव के लिए पड़ी थी। वैसे दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 1298 नए रोगी मिले हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस से 33 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अब दिल्ली में
कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 556 तक पहुंच गई है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की ताजा रायशुमारी, जिसमें उनसे पूछा है कि क्या कोरोना काल में दिल्ली के अस्पतालों के बेड सिर्फ दिल्ली वालों के लिए आरक्षित होने चाहिए, ये सवालों के घेरे में है। ऊपर से कोड़ में खाज यह कि दिल्ली की अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं। पहला सवाल कि जिस मकसद से एनसीआर की कल्पना की गई थी, क्या वह आज पूरा हो रहा है? एनसीआर की सोच स्वर्गीय शीला दीक्षित की कल्पना दशकों पुरानी है। राजधानी दिल्ली के बोझ को थामने और यहाँ की औद्योगिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए इसे मूर्त रूप दिया गया था। 1985 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया था और शुरुआत में चूंकि किसी औद्योगिक यूनिट की दिल्ली में नहीं लगने दिया, तो दिल्ली में लगे हुए नोएडा, गुड़गांव जैसे इलाके इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरे और नतीजे में इन सटे इलाकों में कंक्रीट के जंगल बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ के निवासी लोग खुद को हाल तक दिल्ली वाला ही माना करते थे, पर आंदोलन की शुरुआत और उससे उत्पन्न विभाजित मानसिकता ने इस योजना को ही सिरे से खारिज कर दिया और एनसीआर यानी ग्रेटर दिल्ली का अस्तित्व बनाने से पहले ही मटियामेट कर दिया गया। दूसरा सवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से लेकर सभी विधानसभा सदस्यों को चुनने वाली जनता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की है और ये सारे माननीय भी दिल्ली में पैदा नहीं हुए थे। सब लोग दूसरे राज्यों से आकर यहाँ बसे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व केजरीवाल जी स्वयं गाजियाबाद निवास किया करते थे। आप सबों को यह याद होना चाहिए। दिल्ली के ज्यादातर अस्पताल और संसाधन केंद्र सरकार के खर्च पर चलते हैं। जो टैक्स दिल्ली सरकार को मिलता है वह भी देश भर में रोजी के लिए दिल्ली आने वाले लोगों का पैसा है। जिस मुख्यमंत्री के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा ना हो, वह कैसे दूसरे राज्यों के बीमारों के लिए दिल्ली के अस्पतालों को बंद करने की बात कर सकता है? यह निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है। रामलीला मैदान में संविधान और जनता के अधिकारों की तीसरी कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल अब भूल चुके हैं कि उनको जनादेश देने वाली जनता की जड़ कहां पर है। अन्ना की टोपी में सिर डालकर आम से खास बने केजरीवाल ने आवाम की जमीन पर अपनी खास फसल काटी। आम आदमी पार्टी नाम रखकर केजरीवाल ने पहले पार्टी को अपनी बपौती बनाया, अब दिल्ली को भी बाप की जागीर समझ बैठे हैं। पहले अपने पंख देश भर में पसारने की ऐसी सनक चढ़ी कि जहां देखो चुनाव लड़ने पहुंच जा रहे हैं, पर जब ना संभली तो दिल्ली कुंडली मारकर ऐसे बैठे हैं मानो दिल्ली इनके बिना अनाथ हो जाएगी। इस आदमी की मौजूदा राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि इनका काम सिर्फ जनता को बरगलाना है ताकि वह विकल्प न ढूंढ सके। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए उल्फ इन शीप क्लोथिंग इज मोर डेंजरस देन ए बेयर उल्फ। भाजपा को न सिर्फ देश की जनता को बरगलाया बल्कि एक ऐसा चेहरा तैयार कर लिया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, भाजपा की मैं बात कर रही हूँ। भाजपा भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि भारतीय जुमला पार्टी ने देश की जनता को ऐसा बरगलाया कि ऐसा चेहरा तैयार किया कि जिसका काम ही है जो केंद्र सरकार तय करे उस पर पहले नूरा कुश्ती करनी है और फिर प्रणम्य देवता कहकर दंडवत हो लेना है। केजरीवाल का साथ देने वाले नामचीन आज की तिथि में रो रहे हैं कि इस व्यक्ति ने न सिर्फ इनका इस्तेमाल किया बल्कि उदारवादी लोकतंत्र को अवसरवादी खास तंत्र में बदल दिया है। जनता को सशक्त करने का भ्रम फैलाने वाला व्यक्ति पहले तो दिल्ली के प्रवासी नागरिकों का वोट पाकर मुख्यमंत्री बन जाता है
और इन्हीं प्रवासी कामगारों को दिल्ली से पलायन करने पर मजबूर कर देता है। अब कहता है कि दिल्ली में बाहर के लोगों का इलाज संभव नहीं है। सोच लीजिए, कहीं यह व्यक्ति बनारस से चुनाव जीतकर गया होता तो दिल्ली का क्या होता। नेता का काम होता है जनता का सही मार्गदर्शन करना, उनकी सोच को विस्तृत बनाना। विश्व बंधुत्व को संवैधानिक मान्यता देने वाले इस राष्ट्र में आज आंतरिक विखंडन की ऐसी भावना भर गई है, मानो सरदार पटेल का 550 से अधिक रियासतों का विलय कराकर एक अखंड भारत देश बनाने का कार्य विफल हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारे लोगों को रोजगार देने से पहले हमसे आज्ञा लेनी होगी। दिल्ली वाला कहता है कि हम अपने अलावा दूसरों का इलाज नहीं होने देंगे। हरियाणा वाला कहता है हम दिल्ली को पानी नहीं देंगे। मध्य प्रदेश वाला कहता है हम सिर्फ अपने मजदूरों को सीमा के भीतर लेंगे। आसाम वाला बाहरी मजदूरों को भगा देने की बात करता है। आखिर किस मुल्क में रह रहे हैं हम? साथियों, ध्यान रखिए, ये जो आग है ना, ये एक जंगल की आग है जिसकी जद में हर कोई आएगा, बचेगा कोई नहीं। राष्ट्रीयता की इस भावना संकीर्णवाद के इस निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है कि हम प्रतिक्रियावादी बनने को मजबूर हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने हमको पाकिस्तान के नाम पर बरगलाकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आर्थिक की हमारी समाप्त हो गई है। रोटी रोजगार के लाले पड़ गए हैं और केजरीवाल उसी राह पर चलकर दिल्ली की जनता के बीच वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों का हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। जब अमेरिका जैसे मुल्क में भेदभाव के आरोपी लोग घुटने पर आकर जनता से माफी मांग रहे हैं, और वहीं अरविंद केजरीवाल जैसे लोग दिल्ली की मिलनसार जनता को दुराग्रही नीति की ओर ढकेलकर कोरोना से भी खतरनाक वायरस फैला रहे हैं। दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहा था, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी आज की इस चर्चा को विराम दूंगी कि दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहा था, ए वाए इनकलाब जमाने के जोर से, ए वाए इनकलाब जमाने के जोर से, दिल्ली जफर के हाथ से पल में निकल गई। तो दिल्ली किसके हाथों से निकले और किसके हाथों में जाए, इसका निर्णय खुद दिल्ली वालों को करना है। मैं आज की इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी। जय हिंद, जय भारत।